तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है लम्पिर। ये फिल्म इंडोनेशिया के एक फेमस अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड है जिसका पूरा नाम है मार्क लम्पिर और ये एक फीमेल डीमन है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अडेला होता है। अडेला मिरर के सामने बैठकर सज संवर रही होती है। तभी उसका पति सुतराजत वहां पर आता है। अडेला कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है। सुतराजत कहता है हाँ सुंदर तो हो, और फिर अगले ही पल उसका गला काट देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्ट्रेंजली अडेला अभी भी मरी नहीं थी, वो अभी भी जिंदा थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर बंधा पाती है। वहाँ सुतराजत भी एक बाबा के साथ मौजूद होता है और साथ में बाबा के कुछ लोग भी होते हैं। अडेला कहती है कि डार्लिंग ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी अडेला हूँ। तभी सुतराजत रिवील करता है कि उसकी पत्नी अडेला तो पहले ही मर चुकी है और वो अडेला नहीं बल्कि लम्पिर डीमन है, जिसके बाद वो उसे आग लगा देता है। लम्पिर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। मैं और मेरी खूबसूरती अमर है, मैं अपनी खूबसूरती से कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, इंसानों की आत्माओं को भी। तभी वहाँ खड़े लोग बाबा और सुतराजत पर ही अटैक कर देते हैं और दोनों को स्टैब करके ख़त्म कर देते हैं। और लम्पिर ये देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। असल में इसने पहले ही बाबा के लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। अभी सब कुछ वेंडी नाम की लड़की अपने नाइटमेयर में देख रही थी। वो अक्सर इसी सपने को बार बार देखा करती थी। हम देखते हैं कि वेंडी की बैग पर एक स्क्रैच मार्क भी था। खैर तभी उसका बॉयफ्रेंड अंगा उसे कॉल करता है। वो बाहर कार में उसका वेट कर रहा था। 2 हफ्तों में इनकी शादी थी और आज दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे थे। वेंडी जैसे ही कार में बैठती है तो बालकनी की तरफ उसे एक साया दिखाई देता है जो कि अगले पल ही गायब हो जाता है। इसी दौरान अंगा वेंडी की गर्दन पर स्क्रैच देख लेता है। वो कहता है कि लगता है तुमने फिर नींद में अपनी गर्दन खुरच ली। वेंडी कहती है कि कोई नहीं, मैं इसे मेकअप से ढक लूंगी। फिर इसके बाद हम दोनों को एक स्टूडियो पर देखते हैं। स्टूडियो वाला जो था वो इन्हीं का दोस्त रहता है जिसका नाम था रॉबी। शूट के बीच बीच में अंगा कॉल पर ही बिजी दिखाई दे रहा था, जिससे गुस्सा होकर वेंडी उसका फ़ोन छीन लेती है। अब स्टूडियो के बाहर हम इनके 2 और दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम नंदा और एग्नेस होता है। नंदा बैठकर रील चला रही थी और एग्नेस बार बार खुद को मिरर में देखे जा रही थी। काइंड ऑफ वो अपनी लुक को लेकर थोड़ी इनसिक्योर नजर आ रही थी। यहाँ मैं बता दूं कि एग्नेस रॉबी की गर्लफ्रेंड है। इसी दौरान नंदा एक रील देख रही थी जिसमें कि एक अनसॉल्व्ड केस के बारे में बताया जा रहा था कि 10 साल पहले 6 दोस्तों का ग्रुप रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसमें राका नाम का लड़का तो एग्नेस के कॉलेज में ही पढ़ता था। नंदा उससे पूछती है कि क्या तुम राका को जानती थी। एग्नेस कहती कि नहीं, मेरी उससे कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। तभी इतने में रॉबी और बाकी सब शूट खत्म करके बाहर आ जाते हैं और फोटोज देखने लगते हैं। लेकिन अंगा को इसकी भी फुर्सत नहीं थी। उसे फिर एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वेंडी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि शादी से पहले अंगा अपना सारा काम निपटाना चाहता है जिससे फ्री होकर वो शादी पर फोकस कर सके। तब तक शादी का सारा अरेंजमेंट मैं अकेली मैनेज कर रही हूँ। तभी नंदा राका वाले केस का जिक्र करती है कि पता है वो लोग अब तक मिसिंग हैं। वेंडी कहती कि आई होप वो लोग मिल जाएं। एग्नेस कहती यार इस बात को 10 साल हो चुके हैं, लॉजिकली वो लोग अब तक मर चुके होंगे। लेकिन वेंडी यहाँ पर काफ़ी होपफुल टाइप की थी। वो कहती है कि क्या पता एंड में कोई मिरेकल हो जाए और वो लोग मिल जाए। फिर इन सब के बाद वेंडी शूटिंग वाली ड्रेस वापस करने जाती है जो उसने अपने एक फ्रेंड लारस के स्टोर से ही बोरो की थी। जब वेंडी वॉशरूम के लिए जाती है तो अंधेरे में स्टैचू के बीच उसे एक लंबे बालों वाली एंटिटी दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। तभी इतने में एक लड़की आकर लाइट ऑन कर देती है और वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। अभी चीज़ से वेंडी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वापस आते वक्त वो लारस को परेशान दिखाई देती है, लेकिन उसके पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ काम करने वाली लड़की लारस को बहुत अजीब बात बताती है कि वेंडी की ड्रेस को साफ करते वक्त मुझे इस पर बहुत सारे सफ़ेद बाल मिले हैं। वेंडी तो अभी भी यंग है, फिर भी उसके इतने सारे बाल झड़ रहे हैं और सफ़ेद भी हो रहे हैं, ये बहुत अजीब है। इधर वेंडी अंगा को बताती है कि कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है और ऐसा बार बार हो रहा है। ये सब बहुत डरावना है। उसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल हैं, लंबे लंबे नाखून हैं और वो कोई इंसान नहीं है।
लेकिन अंगा उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि तुम बस थकी हुई हो, इसलिए तुम्हें इस तरह का वहम हो रहा है। देखो, मैं समझता हूँ कि शादी का पूरा भार तुम्हारे ऊपर है। कोई नहीं, मैं जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लेता हूँ, फिर दोनों मिलकर इसे शेयर कर लेंगे। जिससे वेंडी थोड़ा कन्विंस हो जाती है। अगले दिन एग्नेस सबको एक ट्रिप पर ले जाने के लिए ऑफर करती है। वो कहती है कि उसके एक दोस्त का विला खाली पड़ा है, वो उसे यूज़ नहीं करती, वो बाहर ही रहती है, और उसकी फ़ोटोज़ दिखाती है। सबको काफ़ी पसंद आता है। अंगा वेंडी से कहता है इस विला में एक और प्री वेडिंग शूट कैसा रहेगा, इस बार फ़ोटोज़ भी काफ़ी बढ़िया आएंगी। सब लोग वेंडी को कन्विंस करने में लग जाते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। फिर रात में जब वेंडी नहा रही होती है तो फिर से वही एंटिटी उसे हॉन्ट करती है, जिसके बाद वेंडी ट्रिप के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन सब ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। एक पांचवा बंदा रिस्की भी इन्हें ज्वाइन करता है, जिसे एग्नेस लेकर आई थी। रॉबी उसे देखते ही भड़क जाता है, ये साला नशेड़ी जुआरी यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ एग्नेस रॉबी को संभालते हुए कहती है कि अब ये सुधर गया है, इसने वो सब काम छोड़ दिए। रॉबी कहता है कि ये साला स्कैमर है, इसने पहले भी हमें 10 मिलियन का चूना लगाया था। रिस्की सफाई देते हुए कहता है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था और मैं पैसे लौटा दूंगा। अंगा कहता है देखा भाई, वो पैसे लौटा देगा, चल अब शांत हो जा। फिर वो वेंडी से पूछता है कि तुमने अचानक अपना फैसला कैसे बदल लिया। वेंडी कहती कि मुझे लगता है कि तुम सही थे, शादी के तैयारियों के चक्कर में ही मुझे स्ट्रेस हो गया है, जिससे मुझे वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो रियल में है ही नहीं। अंगा कहता है कि देखना, इस ट्रिप के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद सब विला तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच नंदा रिस्की को टोकती है कि तुम इतना बड़ा बैग लेकर क्यों आए हो, हम बस यहाँ 2 दिन के लिए आए हैं। सबके जाते ही रॉबी उसे अकेले में बात करता है कि सुन बे साले, सब ने तुझे भले एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। अगर तूने यहाँ पर कोई भी बीसी करी, खासकर एग्नेस के साथ, तो मैं तुझे यहीं ख़त्म कर दूंगा। फिर अंदर एग्नेस सबको विला दिखाती है। बाहर से विला जितना आलीशान लग रहा था, अंदर से और भी ज़्यादा था। वहाँ ढेर सारे एंटीक आइटम्स रखे हुए थे। वेंडी कहती है कि ये तो काफ़ी विंटेज लग रहा है, ये कितना पुराना होगा। एग्नेस बताती है कि मेरे दोस्त ने बताया था कि इसे 1900 में उसके पूर्वजों ने बिल्ड करवाया था। इसी बीच शॉकिंगली हम एडेला की पेंटिंग को देख पाते हैं। नंदा पूछती है कि यह किसकी पेंटिंग है। एग्नेस बताती है कि यह एडेला है, मेरी फ्रेंड की एंसेस्टर। कहा जाता है कि अपने टाइम की सबसे खूबसूरत महिला थी। नंदा कहती कि मानना तो पड़ेगा, ये वाकई में बहुत सुंदर है। फिर जब वेंडी उस पेंटिंग को देखती है तो वो चौंक जाती है कि ये तो वही है जो मुझे सपनों में दिखाई देती है। लेकिन वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताती और इसे इग्नोर कर देती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। खैर दूसरी तरफ रॉबी फोटोग्राफी कर रहा था, तभी उसे खिड़की में अडेला दिखाई देती है, लेकिन कैमरा हटाकर देखने पर वो गायब हो जाती है। फिर अगले दिन अंगा और वेंडी का आउटडोर शूट चलता है। सब लोग बाहर ही होते हैं। इसी बीच एग्नेस एक्सक्यूज लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद रिस्की भी बहाने से अंदर चला जाता है और यहाँ पर रिवील होता है कि रॉबी का कहना बिल्कुल सही था। रिस्की एक नंबर का फ्रॉड और चोर टाइप का आदमी था। वो यहाँ पर चोरी के इरादे से ही आया था। इतना बड़ा बैग वो उसने लाया था। वो जल्दी जल्दी सारे एंटीक आइटम्स अपने बैग में भरने लगता है। इसी दौरान उसे एक सीक्रेट जगह के बारे में पता चलता है। वो सोच रहा था कि यहाँ पर उसे कोई जैकपॉट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लंपीर उसका वेट कर रही थी, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी इतने में लंपीर वहाँ से गायब हो जाती है। सामने उसे एक रोल पड़ा मिलता है। पहली नज़र में वो इसे खजाने का नक्शा समझ लेता है, लेकिन वो नहीं था। उसमें बहुत अजीब और डरावनी सी ड्राइंग्स बनी थी और लिखा था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और लास्ट में लिखा था कि यहाँ से सिर्फ एक ही बाहर जाएगा, बाकी सब को वो खा जाएगी। यानी कि यहाँ पर लंपीर की बात हो रही है। तभी दूसरी पर लंपीर उसे हॉन्ट करती है और वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। इधर बाहर अचानक बारिश होने लगती है तो सब पैकअप करके अंदर आ जाते हैं। तभी रिस्की हड़बड़ाया हुआ इनसे टकरा जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती। रॉबी कहता है कि साले तूने माल वाल फूक रखा है क्या। फिर वो उसके बैग को चेक करने लगता है और अगली पल उसकी सच्चाई सामने आ जाती है कि ये तो यहाँ पर हाथ साफ कर रहा था। दूसरी तरफ नंदा बाथरूम जाती है तो वहाँ उसे एग्नेस की लाश मिलती है, जो कि फंदे से लटक रही थी। सब लोग ये जानकर शॉक रह जाते हैं। रॉबी तो बिल्कुल टूट ही जाता है। अंगा पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन अचानक सिग्नल चले जाते हैं। इतने में रॉबी रिस्की पर ही चढ़ जाता है कि मैं जानता हूँ ये सब तूने ही किया है। एक बार पहले भी तूने शराब के नशे में एग्नेस के साथ ज़बरदस्ती की थी, और आज जब उसने तुझे चोरी करते पकड़ लिया तो तूने उसे मार डाला। मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहकर वो उसे लड़ पड़ता है
तभी बीच में आकर अंगा उन्हें समझाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी इन सब का टाइम नहीं है, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर सब लोग एग्नेस की लाश के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो सब बहुत ही अजीब बात नोटिस करते हैं कि विला पहले की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो वैसे दिख रहा था जैसे वो हजारों सालों से वीरान पड़ा हो, जैसे कोई भूतिया महल। सभी लोग समझ जाते हैं कि इस विले में कुछ गड़बड़ है और तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाते। बार बार घूम फिर कर वो उसी विले के सामने आ जा रहे थे। सब के सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अंगा फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार रास्ते में लंपीर उन्हें हॉन्ट करती है, जिससे कार पेड़ में जाकर ठुक जाती है और कार खराब हो जाती है। और इस तरह से यहाँ के जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जैसे कि उस रोड में बताया गया था। इधर सब विला के अंदर लौट चुके थे। रिस्की कहता है कि भले मैं चोर हूँ, नशेड़ी हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने एग्नेस को नहीं मारा। यहाँ पर कोई शैतानी शक्ति है जिसने ये सब किया है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और सबको वही सीक्रेट जगह दिखाने ले जाता है, लेकिन डर के मारे नंदा वहाँ नहीं जाती, वो बाहर ही रहती है। यहाँ पर वो उन्हें वही रोल दिखाते हुए कहता है कि देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में इसमें पहले से बताया गया है। पहले एग्नेस की मौत और फिर हमारा यहाँ से बाहर ना जा पाना। हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। इसमें बताया गया है कि सिर्फ एक ही यहाँ से बाहर जा पाएगा और बाकी सबको वो शैतान खा जाएगी। लेकिन अंगा उस रोल को बकवास बताता है। वो कहता है कि ये बस किसी साइको का गेम है जो चाहता है कि हम सब एक दूसरे को मार दें। रिस्की कहता है, लेकिन कौन? वो कौन है जिसे हमारे मरने से फायदा होगा? तभी वेंडी रिवील करती है कि उसका नाम लंपीर है। मैं उसे जानती हूँ, वो इंसान के रूप में एक डीमन है। रिस्की पूछता है, तुम ये सब कैसे जानती हो? वेंडी कहती है, क्योंकि मैंने इस जगह को अपने सपने में देखा था और लंपीर को भी। लेकिन अंगा अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि लंपीर बस तुम्हारे सपने में है, वो रियल नहीं है, और उस रोल को आग लगा देता है। इधर नंदा अकेली होती है। उसे एग्नेस की आवाज़ आती है। वो उसे अपने पास बुला रही थी। नंदा को यह अजीब लगता है क्योंकि एग्नेस तो मर चुकी थी। असल में वो लंपीर थी जो उसके साथ गेम खेल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लंपीर उस पर अटैक कर देती है। उसकी चीख सुनकर सब परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान वेंडी जब एक रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो क्या देखती है कि लंपीर नंदा की बॉडी को खा रही थी और डिमोनिक वॉइस में उस पर हंस रही थी। यानी रोल की बात सच हो रही थी। वेंडी उसे देखकर जोर से चीखती है। तभी दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। वेंडी की चीख सुनकर रिस्की उसे देखने आता है और फिर उस दरवाजे को खोलता है जहाँ पर वो नंदा की लाश को देखता है। फिर बाकी सब भी ये देखकर जान जाते हैं कि नंदा को भी किसी ने मार दिया है। तभी नंदा की बॉडी अचानक से जिंदा होकर हवा में फ्लोट करने लगती है, जिसे असल में लंपीर ने पोजेस्ट किया हुआ था। वो कहती है कि मैं तुम सबको नोच कर खा जाऊंगी, और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर अगले ही पल वो फिर से बेजान होकर नीचे गिर जाती है। अब इससे सब बहुत डर जाते हैं और विला से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन अब वो विला से ही बाहर नहीं जा पाते, वो यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। वेंडी बस बैठकर रोए जा रही थी कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। अंगा उसको हौसला देता है कि आज अंधेरा है तो सवेरा भी आएगा, देखना कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रिस्की उसके बातें सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर उस पर चिल्लाने लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम नहीं समझ रहे कि ये सब रियल है, लंपीर रियल है और वो रोल भी। रॉबी कहता है कि अगर उस रोल में लिखी बात सही है तो इसका मतलब हम में से एक ही यहाँ से बाहर जा पाएगा। अंगा उसके इरादों को समझ जाता है और तुरंत गन निकालकर उसे पीछे रहने के लिए कहता है। रॉबी पीछे तो हट जाता है, लेकिन चुपके से एक पत्थर अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद जब सब सो रहे होते हैं तभी एग्नेस के रूप में लंपीर रिस्की को आवाज़ लगाती है और उसे सेड्यूस करके अपने साथ ले जाती है, और फिर अचानक से उस पर अटैक करके उसे टब में डुबाने लगती है। लेकिन फिर वो उसे बीच में ही छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो उसे मार नहीं रही थी बल्कि अपने शिकार के साथ खेल रही थी। रिस्की जब टब से बाहर निकल कर आता है तो वहाँ उसे रॉबी मिलता है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि लंपीर मुझे मारना चाहती है, मुझे बचा लो। लेकिन उल्टा रॉबी उस पर अटैक कर देता है और उसी पत्थर से पीट पीट कर उसे ख़त्म कर देता है। अंगा और वेंडी जब वहाँ पर आते हैं तो रॉबी उनसे झूठ बोल देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसे लंपीर नहीं मारा है। फिर बाद में बहाने से वो अंगा की गन निकाल लेता है और उसे शूट करने लगता है। लेकिन वेंडी आकर उसे पकड़ लेती है तो वेंडी को मारकर बेहोश कर देता है और अब वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन अब अंगा बीच में आकर उसे बचाता है। खींचातानी में गन से कई मिस फायर हो जाते हैं और एंड में उनसे गन छूटकर नीचे गिर जाती है।
जो कि वेंडी के पास ही गिरती है और इधर दोनों लड़ पड़ते हैं। रॉबी अंगा पर भारी पड़ता है, फिर एक कपड़े से वो उसका दम घोटने लगता है। तब तक वेंडी को होश आ चुका था और वो रॉबी पर गन तान देती है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि गन तो खाली हो चुकी थी। इतने में अंगा को फाइट बैक का मौका मिल जाता है, लेकिन रॉबी अभी भी उस पर भारी पड़ रहा था। वेंडी भागकर जैसे तैसे एक नाइफ लेकर अंगा को बचाने आती है, लेकिन तब तक रॉबी ने अंगा को एक लकड़ी से स्टैब कर दिया था। अंगा रॉबी को पकड़ लेता है और वेंडी को भागने के लिए कहता है। वेंडी भागकर ऊपर की तरफ चली जाती है और एक बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। तभी रॉबी भी वहां पर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। जल्दी ही वो वेंडी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लंपी आ जाती है और उसे हॉन्ट करती है, जिससे डरकर वो वेंडी को छोड़कर वहां से भागने लगता है। और तभी अंगा उसे धप्पा कर देता है और सेम पत्थर से उसे ही पीट पीट कर ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो जाकर वेंडी को संभालता है और उसे हौसला देता है कि बेबी घबराओ मत, हम लोग यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी उन्हें लंपीर की क्रीपी हंसी सुनाई देती है, जो कि धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वेंडी इसे बहुत डर जाती है कि वो आ रही है, वो हमें मार डालेगी। अंगा उसे गले लगाकर कहता है कि बेबी अगर मरना है तो साथ में मरेंगे। लेकिन बेबी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, उसे तो जीना था, इसलिए वो अंगा को ही स्टैब कर देती है। लिटरली वो खंजर अंगा के दिल के आर पार हो गया था, जिसे उसने जान से भी ज़्यादा चाहा था। उसी बेबी ने उसकी जान निकाल ली। वेंडी कहती है कि सॉरी बेबी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं भी मरना नहीं चाहती थी। वेंडी को लग रहा था कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। उसके हाथ एक फ़ोटो लगती है, जो कि उन्हें 6 मिसिंग लोगों की थी, जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। उस पोस्ट में 5 लोगों की फ़ोटोज़ दिखाई गई थी। 6वां पर्सन फ़ोटो में नहीं था और ना ही उसके नाम को मेंशन किया गया था। और दोस्तों, वो 6वां पर्सन कोई और नहीं बल्कि एग्नेस ही थी। तभी दूसरी तरफ से एग्नेस जिंदा चलकर वहाँ पर आती है और अगले ही पल वो वेंडी पर अटैक कर देती है। वेंडी को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसे सब समझ आ जाता है कि ये उसकी दोस्त एग्नेस नहीं बल्कि लंपीर डीमन है। 10 साल पहले एग्नेस और उसके दोस्त के साथ जो हुआ था वही सब इनके साथ रिपीट हुआ था। वो कहती कि मैं सब समझ गई, इस रिचुअल के लिए तुम्हें 6 लोग चाहिए थे, इसीलिए तुमने रिस्की को भी हमारे साथ मिलाया। तुम मुझे स्टार्टिंग से टारगेट कर रही थी, तभी मुझे सपने में और हर जगह दिखाई दे रही थी। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लंपीर कहती कि तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, तुम्हारी खूबसूरती। और अब आता है फिल्म का सबसे क्रीपी सीन, जब लंपीर अपने असली रूप में आती है और घुटने के बल चलते हुए वेंडी के पास आकर उसके प्राइवेट पार्ट से उसके अंदर घुस जाती है, जिससे वेंडी की मौत हो जाती है और लंपीर उसकी जगह ले लेती है। इस तरह से लंपीर को फिर एक जवान और खूबसूरत बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो वेंडी के रूप में इस विलेज से बाहर निकलती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है, यानी फिल्म की एंडिंग डार्क है। अब यहाँ से भले ही एक इंसान बाहर जाने वाला था, लेकिन जिंदा नहीं, लंपीर उसे भी मारकर उसकी बॉडी लेने वाली थी। वेंडी ही वो इंसान थी, ये पहले से डिसाइडेड था। तभी तो जब रॉबी वेंडी को मारने वाला था, तब लंपीर ने आकर उसे बचा लिया था। स्टार्टिंग में उसने अडेला को मारकर भी उसकी बॉडी ले ली थी, लेकिन उस बाबा ने डीमन को पहचान लिया होगा और सुदरजत को इसके बारे में बता दिया होगा। दोनों ने मिलकर उसे ख़त्म करना चाहा, लेकिन लंपीर ने उल्टा उन्हें ही ख़त्म कर दिया। तब से ये डीमन बॉडी बदल बदल कर एक तरह से अमर बनी हुई है। इसी तरह उसे एग्नेस की बॉडी मिली, यानी एग्नेस के साथ ये जो 2 लड़कियां हैं, इन्हीं में से एक पहली वाली लंपीर है, जिसने 10 साल पहले इन्हें विला में लाकर अपना शिकार बनाया और लास्ट में एग्नेस की बॉडी ले ली थी। आगे चलकर वेंडी भी इसे दोहराएगी और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, जिससे लंपीर हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहेगी। इसी तरह हजारों सालों से जिंदा है। और हाँ, एक बात और, लंपीर अपने पुराने विक्टिम्स में से किसी का भी रूप ले सकती है, जस्ट लाइक स्माइल डीमन। इसीलिए वो कभी एडेला तो कभी एग्नेस के रूप में उन्हें हॉन्ट कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी लंपीर मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।